वेलकम एवरीवन। तो बायोमोलिक्यूल्स का हम पहला लेक्चर कर चुके हैं और ये है सेकंड लेक्चर। तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है जाके देख लो, ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में माइक्रोमोलिक्यूल्स को कवर कर लिया था और इंट्रोडक्टरी पार्ट तक हमने पढ़ लिया था। तो पेज 142 से 145 तक कवर्ड है एनसीईआरटी का। और आज हम शुरू करते हैं पेज 146 से और हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। मेटाबोलाइट्स यानी वो केमिकल्स जो हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं, ठीक है। और वो बायोमोलिक्यूल्स को हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या थे मैं और एक बार बता दूं। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ठीक है। ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के सिवाय और भी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। जब हम कोई प्लांट, कोई फंगस या फिर कोई माइक्रोब के सेल को एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत सारे अदर कंपाउंड्स दिखते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, ठीक है, रबर, ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स एट्सेट्रा, गम्स, स्पाइसेस, ये सब भी, ठीक है। तो ये सब जो है, जो अदर चीज़ें जो हमें मिलती है, तो इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हमें अच्छे से फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है। ऑफ कोर्स बहुत सारी ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स, ये सब एनसीईआरटी लिखता है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ होता है। इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी कुछ है, ठीक है। तो हमें ये सब याद रखना है क्योंकि मैच द कॉलम आता है। तो पिगमेंट्स में हमारे पास कैरोटीनॉइड्स है। कैरोटीनॉइड्स जो है कैरोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। एंथोसियानिन्स जो होते हैं वो वैक्यूल्स में होते हैं, वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन और कोडीन एक्चुअली क्या है, ये सब ओपियोइड ड्रग्स है। इनका एक कैटेगरी होता है, इनको हम कहते हैं ओपियोइड ड्रग्स, ठीक है। तो ये ओपियम पॉपी नाम का जो प्लांट होता है, ओपियम पॉपी, तो ये प्लांट से डिराइव होता है, ठीक है। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स, याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पता चल जाएगा। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में एब्रिन और राइसिन। लेक्टिन्स में कॉन्कावेलिन ए। ड्रग्स में विनब्लास्टिन और कुकुरमिन, ठीक है। ये जो विनब्लास्टिन, कुकुरमिन, ये सब होता है कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम और सेलुलोज, ठीक है। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस का जो कैटेगरी है उसमें रबर जाएगा, गम्स और सेलुलोज, ठीक है। तो ये सब होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि एनसीईआरटी का टेबल नंबर 9.3 है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कर लिए थे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या गए, जो बेसिक यूनिट्स थे, जैसे हमारे पास था नाइट्रोजिनस बेसेस, ठीक है, और था अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, और सिंपल शुगर्स। ये सब क्या थे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में और कुछ कंपाउंड्स होंगे, जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए और पॉलीसैकेराइड्स हो गए, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं बायोमोलिक्यूल तो हम एक्चुअली रेफर करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को। तो यही है एक्चुअल बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, यही है एक्चुअल बायोमोलिक्यूल्स। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ पे मिले थे, तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये सब होते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है
वो मोर देन 800 डाल्टन्स होता है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का कितना होता है, 18 से लेके 800 डाल्टन्स, या फिर हम कह सकते हैं लेस देन 800 डाल्टन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पता चल गई। और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या जाएंगे, तो इसमें होते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स। ठीक है, ये सब हो गए। तो इनका जो मॉलिक्यूलर रेंज होता है वो फ्यू थाउजेंड डाल्टन्स एंड अबव होता है। ठीक है, 10,000 डाल्टन्स एंड अबव लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो हम इसी को ही मान लेते हैं। पर टेक्निकली देखा जाए तो 800 डाल्टन से यदि ज़्यादा हो तो वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल ही होता है। ठीक है, कोई बीच का चीज़ नहीं है। तो उसके बाद हाँ, एक एक्सेप्शन मैंने वहाँ पे भी बताया था लिपिड्स का। लिपिड्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स हाँ, लिपिड्स के बारे में मैंने लिखा था माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सब नॉन पॉलीमरिक है, नॉन पॉलीमरिक। ठीक है, लिपिड्स क्या है, नॉन पॉलीमरिक है। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में लिपिड्स इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लिपिड्स क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। पर हम लिपिड को दूसरे कैटेगरी में क्यों रखते हैं, क्योंकि उनका जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं और सेल स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं तो उनका उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या फॉर्म करता है, जब हम एक सेल लेते हैं उसका हम मेम्ब्रेन को आइसोलेट कर लेते हैं, उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो उसका जो मेम्ब्रेन है ना वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है, लिपिड्स होता है उसमें, तो वो वेसिकल्स फॉर्म कर लेता है। मैंने पहले भी बताया है, वेसिकल्स फॉर्म कर लेता है, वेसिकल्स फॉर्म कर लेता है और ऊपर रह जाता है, ऊपर रह जाता है यानी रिटेंटेट में, रिटेंटेट में रहा, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, एसिड इनसॉल्युबल में रह गया, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह गया। ठीक है, पर टेक्निकली देखा जाए तो लिपिड्स क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा नहीं है, पर क्योंकि वो एसिड इनसॉल्युबल में रहा है तो वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल भी हुआ। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक बहुत ही क्रिप्टिकली कोडेड लाइन लिखता है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक क्रिप्टिकली कोडेड लाइन है। ठीक है, हाँ, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्म में जितने भी है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन की बात कर लें, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, तो साइटोप्लाज्म में जितने भी कंटेंट्स है वो एसिड सॉल्युबल है। ठीक है, एसिड सॉल्युबल है। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, ये जो टेबल है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ ए सेल। ठीक है, एक सेल में कौन सा चीज़ कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर, उसके बाद क्या है, प्रोटीन्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और बहुत कम मात्रा में आयंस। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या बना, वाटर सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, सीक्वेंस याद रह जाएगा आसानी से, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और लास्ट में आयंस। ठीक है, तो ये सब हो गया कि एक सेल में कौन सा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जानने के बाद अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट की तरफ। तो और एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी का है, तो उसने लिखा है वाटर इज़ द मोस्ट
अबंडेंट, इसके वर्ड्स को एग्जैक्टली याद रखना, यदि थोड़ा घुमा फिरा दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना। केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि एनसीईआरटी ने केमिकल लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी ने केमिकल लिखा है, तो यदि बायोमॉलिक्यूल दे दिया तो ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि एनसीईआरटी बायोमॉलिक्यूल कहता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन्स की तरफ, ठीक है। प्रोटीन्स, तो हमने अमीनो एसिड्स पढ़ लिया था एक बार, अमीनो एसिड को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन हमें समझने के लिए आसानी होगी। अमीनो एसिड्स यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे एक वेरिएबल ग्रुप था, एक एसिडिक ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, या फिर उसको हम कहते थे कायरल कार्बन, ठीक है। अमीनो एसिड्स को सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स कहा जाता है। हमें किन का स्ट्रक्चर याद रखना है, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन का। इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड में सिंपल है ग्लाइसिन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफैन, इमिनो एसिड प्रोलीन है। सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन और मिथियोनिन आते हैं। एरोमेटिक में ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन, ठीक है। सोर्स के बेसिस पे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है कुछ। एसेंशियल कौन से हैं, जो हमें डाइट से मिलता है, और इसका एक ट्रिक वो है, ठीक है। नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद बनाता है। अमीनो एसिड आयनाइजेबल नेचर के होते हैं, ज्यूटेरायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ होता है। सेमी एसेंशियल में आर्जिनिन और हिस्टिडीन की बात हुई थी, ठीक है। और बेसिक अमीनो एसिड्स में LAH और एसिडिक में ग्लूटामिन और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड के बारे में इतना हमें यदि पता है तो हम प्रोटीन्स आसानी से समझ लेंगे। प्रोटीन्स एक्चुअली क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पहला लाइन है प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। मतलब क्या है पॉलीपेप्टाइड का, कि यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, जैसे मान लेते हैं ग्लूटामीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे वैलिन है, और यहाँ पे कुछ जैसे आइसोल्यूसिन है, जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो एक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब पेप्टाइड बॉन्ड्स किन किन के बीच में होता है, दो अमीनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। दो अमीनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो एक प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। तो 20 टाइप का अमीनो एसिड्स है, हमें ये पता है, ठीक है। तो प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है, याद रखना, प्रोटीन इज ए हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर क्या है बताता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यदि हम एक प्रोटीन को बोल रहे हैं तो प्रोटीन में खाली वैलिन हो, खाली आइसोल्यूसिन हो, खाली ग्लूटामिन हो, खाली लाइसिन हो, ऐसा नहीं होता है, सबका मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोपॉलीमर वो है जिसमें सबका जो मोनोमेरिक यूनिट है, एक चीज़ होता है मोनोमर, ठीक है। ये इसको ऐसे, हाँ, ये है एक मोनोमर, ठीक है। जब मोनोमर लिंक होते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमर, ठीक है। मोनोमर लिंक होते हैं तो बनता है पॉलीमर। तो प्रोटीन जो है वो एक हेटेरोपॉलीमर है, मतलब इसमें सारे के सारे मोनोमर सेम नहीं है, इसमें बहुत सारे मोनोमर यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, तो उनका जो सीक्वेंस होगा वो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। यदि ऐसा ऐसा सेम मोनोमर बार बार रिपीट हुआ तो ये जो पॉलीमर बना इसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर, ठीक है। अब सोच लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मोनोमर्स है, जैसे ये एक मोनोमर हो गया, यहाँ पे एक मोनोमर हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। अब हम लिंकिंग ऐसा शो कर लेते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। बस एक इलस्ट्रेटिव बेसिस पे मैंने ये बनाया है, इसको सीरियसली मत लेना, ठीक है। यहाँ पे लिंक है। तो ये है प्रोटीन एक्चुअली एक हेटेरोपॉलीमर, ठीक है, हेटेरोपॉलीमर, क्लियर। तो उसके बाद, हाँ,
मैंने एक चीज़ बताया था, याद करना कल, कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? डाइट से, याद है? तो जो डाइट है, हम डाइट में क्या लेते हैं? डाइटरी प्रोटीन्स, डाइटरी प्रोटीन्स। तो डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, ठीक है, अच्छे से याद रखना। क्लियर? तो अमीनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हो सकते हैं, ये मैंने कल ही बता दिया था। प्रोटीन्स का फंक्शन क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, हेडिंग देना, लिख रहे हो ना? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो जो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन है उसमें बहुत सारा हो सकता है, जैसे एक तो हो सकता है कुछ हार्मोन्स है, प्रोटीन्स जो है प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं कुछ, जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जिसमें 21 अमीनो एसिड्स और +30 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हम 12th में पढ़ेंगे इंसुलिन में, ठीक है। और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, उसको हार्मोन्स चैप्टर में डील करेंगे ऑफ कोर्स। तो हार्मोन्स हैं कुछ, कुछ क्या है? एंजाइम्स है, प्रोटीनेशियस एंजाइम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम यदि याद आ रहा होगा, जो लोग पढ़ चुके हो, तो उसमें ट्रिप्सिन था, पेप्सिन था, ये सब क्या थे? प्रोटीनेशियस हार्मोन्स ही तो थे, सॉरी एंजाइम्स ही तो थे, ठीक है। कुछ जो है वो एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ भी हो सकते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे सेल में सपोर्ट के लिए और रिजिडिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑफ कोर्स कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड मैट्रिक्स। मतलब क्या होता है? कोई टिश्यू हो गया, जैसे यहाँ पे टिश्यू के कुछ सेल्स होंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, जिनको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर्स, राइट? पढ़े होगे ये कोलेजन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स जो है वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू चैप्टर याद करना थोड़ा, ठीक है। तो ये जो कोलेजन फाइबर्स है, ये सब क्या है? प्रोटीन ही तो है। एग्जाम्पल कोलेजन। हार्मोन्स का एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे हार्मोन्स हो सकता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल याद रखना इंसुलिन, ठीक है। और भी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन चैप्टर में पढ़ेंगे। एंजाइम्स में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब हो सकता है, ठीक है। और भी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है, इलास्टिन भी है, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी का काम क्या होता है? इन्फेक्शियस एजेंट को फाइट करना, ठीक है। कुछ प्रोटीन रिसेप्टर जैसे काम करते हैं। यदि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम का कुछ चीज़ सुने होंगे, ठीक है, तो उसमें एसिटाइल कोलिन का एक रिसेप्टर होता है, बहुत सारे ऐसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सब जो रिसेप्टर होते हैं, या फिर कोई सेल हो गया, सेल के बाहरी सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं और उसमें सिग्नल्स आता है। तो ये जो सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग या फिर सेलुलर सिग्नलिंग या फिर सेलुलर सिग्नलिंग। तो ये सब जो चीज़ें होती है, और कुछ मसल्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं राइनोडिन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये सब हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे हम डेविएट हो जाएंगे टॉपिक से। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी रिसेप्शन के लिए समझ लो, ठीक है। उसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और एक एनसीईआरटी लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होता है नाम जिसका कहते हैं GLUT4। GLUT4 क्या होता है कि सेल में, कोई सेल में यदि GLUT4 है ना, यदि कोई सेल में सोच लो ये GLUT4 है, तो GLUT4 क्या करता है? सेल के अंदर ग्लूकोज लाता है, क्योंकि सेल में भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी यूज़ होता है, ठीक है। तो सेल में ग्लूकोज लाने का काम किसका है? GLUT4। बहुत सारे ग्लूट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं वो। तो GLUT4 याद रखना कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट। पीएमटी में कभी क्वेश्चन आया था कि GLUT4 जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था जो कि मैंने बता दिया ऑफकोर्स। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ जो पीएमटी में आया हुआ है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, मैं पढ़ा भी एनसीईआरटी ही रहा हूँ, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा याद रखना, ताकि
एक एज मिले अदर नीट एस्पिरेंट्स के उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद कोलेजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है एनसीईआरटी ने, तो हम लिख लेते हैं कोलेजन। तो उसने बोला है कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। कोलेजन सही है एकदम, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो है वो कोलेजन होता है, ठीक है। हाँ, और रुबिस्को जो होता है, रुबिस्को ये होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। जिनको पता नहीं रुबिस्को क्या है, वो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर जब आएगा तब पढ़ लेना, ठीक है। तो रुबिस्को बस फुल फॉर्म इसका होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है, ऑफ कोर्स ये एक एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में काफ़ी हेल्प करता है। तो रुबिस्को के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, प्लांट वाला चैप्टर वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक टर्म, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स जैसे कि मैं थोड़ा बताता रहता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन पता है क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च। तो जैसे प्लांट फूड स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, वैसे हमारा एक एनर्जी रिजर्वर होता है बॉडी का, और वो होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम एनर्जी को स्टोर करते हैं और वो मसल्स में यूज़ हो जाता है। एक साइकिल होता है एक्चुअली, इसको हम कहते हैं कोरीज साइकिल, ठीक है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट इग्नोर, ठीक है। उसके बाद क्या है, और एक टर्म कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे मैंने इंसुलिन बताया है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि इंसुलिन, इंसुलिन कन्फ्यूज़न क्यों होता है मैं बताऊंगा। इन्यूलिन, दो टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है, वर्ड्स को नोट करना, अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। ये सब चीज़ें में कंफ्यूज होकर हम क्वेश्चन गलत करते हैं। तो इंसुलिन और इन्यूलिन में डिफरेंस होता है। इंसुलिन जो होता है वो बेसिकली एक हार्मोन होता है, ठीक है। और इन्यूलिन जो होता है वो एक पॉलीसैकेराइड होता है, वो एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड यानी कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी वही टॉपिक है। तो जो इन्यूलिन होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्टिचोक और डाहलिया। इन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स, उसमें ये इन्यूलिन पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा दूसरा टॉपिक पे। प्रोटीन्स ख़त्म हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, एक काम करते हैं, या फिर प्रोटीन्स ख़त्म पूरा ही कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स भी देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी मानता हूँ मुझे अमीनो एसिड्स के साथ प्रोटीन पढ़ा देना चाहिए था, पर हम एक बेसिक इंट्रो जब हम ले लेते हैं कि हमें एक्चुअली चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो चैप्टर आसान होता है, ठीक है। और मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस को इसीलिए मॉडिफाई नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लाइन्स है एनसीईआरटी में जो कि बीच में है, मतलब ना प्रोटीन्स में जा रहा है ना स्ट्रक्चर में जा रहा है। तो उस लाइन को देखते हुए मैंने मॉडिफाई नहीं किया ज़्यादा, पर अब थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन चाहता हूँ। तो हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं, क्योंकि हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स जो स्ट्रक्चर है स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड्स है, हमने देख लिया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के लिए हम 4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। एक को हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी और एक क्वाटरनरी, ठीक है। प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन, समझाऊंगा अभी क्या है पोजिशनल इंफॉर्मेशन
इन ए प्रोटीन। इससे क्या समझते हो? देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब बस अमीनो एसिड्स का लिंकेज, बस उतना ही। पोजिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन का कहाँ प्रेजेंट है, एक टाइप का एड्रेस, ठीक है। तो वो है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ नोट करना कि अमीनो एसिड जो पूरा लेफ्ट मोस्ट एंड में है उसको हम कहते हैं एन अमीनो एसिड, या फिर जो कि लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट एंड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। और जो एक्सट्रीम राइट पे है उसको हम कहते हैं सी अमीनो एसिड। तो प्रोटीन के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल, ठीक है। तो ये हो गया एक प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। प्रोटीन को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट एंड फर्स्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, राइट एंड लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है, लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन्स दो तरह से फोल्ड हो सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। प्रोटीन्स दो तरह से फोल्ड हो सकते हैं, या तो वो ऐसे फोल्ड हुए और इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे, जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक हेलिक्स बन रहा है ना, डीएनए जैसा हेलिकल स्ट्रक्चर है, वैसे एक हेलिक्स बन रहा है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्म है? दूसरा फॉर्म है जिसमें अमीनो एसिड एक के ऊपर एक रह जाता है, ऐसे एक सीट बन रहा है, यहाँ पे एक शीट बन रहा है। इनमें भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि इसको होल्ड करना है, इस फॉर्म में रहना है, तो यहाँ पे भी है बॉन्ड्स। और इसका जो नाम होगा उसको हम कहेंगे बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म और बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो प्रोटीन्स में और एक चीज़ नोट करना कि प्रोटीन्स में ओनली राइट हेलाइसिस फॉर्म्ड। प्रोटीन्स में बस राइट हेलाइसिस फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि बस एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट वाले प्रोटीन्स हमें मिलेंगे। तो इसका 3D स्ट्रक्चर देखने से जाके पता चलेगा, तो हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस इस स्टेटमेंट को याद रखना, राइट हेलाइसिस बस मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म और बीटा प्लेटेड शीट, ये जो दो स्ट्रक्चर है इनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हुआ? पोजिशनल इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हुआ? जिसमें फोल्ड्स है प्रोटीन्स में, राइट। उसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है कि ये जो अल्फ़ा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड है, और फोल्ड हो गए, एक ऐसे हॉलो बॉल बना दिए। मैंने क्या बोला अच्छे से देखो, हॉलो वुलन, एनसीईआरटी का ही पूरा लाइन है, बॉल, हॉलो वुलन बॉल बना लिए, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होके। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया। टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं याद रखना। एक तो होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दूसरे होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एनसीईआरटी का डायग्राम जो दिया है ना, वो अच्छे से देख लो, डायग्राम में बहुत कुछ छुपा है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा होगा? बस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। प्राइमरी में कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड्स। एक बात याद रखना, जब हम प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा हीट अप करते हैं तो सारे के सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बहुत सारे। पर एक बॉन्ड जो डटा रहता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला, वो है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड टूटने का नाम नहीं लेता है, ठीक है। तो जब हम एक प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, एक नया वर्ड मैंने यूज़ कर लिया, डीनेचर करते हैं या फिर हीट करते हैं ताकि उसका एक्टिविटी ख़त्म हो जाए,
तो पेप्टाइड बॉन्ड ही रहता है, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाँ ऐसी बात नहीं है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में और बॉन्ड्स नहीं हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होता है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो इसका ज़्यादा हम नहीं करेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बाद में, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल लिख लो, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मायोग्लोबिन है। तो ये हो गया। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है सबसे पहला प्रोटीन जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, टर्शियरी, ये 3 डिग्री मतलब टर्शियरी होता है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है। बायोलॉजिकली एक्टिव मतलब ये इंटरेक्ट कर सकता है दूसरे चीज़ों से, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसी प्रोटीन का जब करना हो तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, या फिर उसका टेंडेंसी होना चाहिए कि कुछ वो कर सके, कोई रेस्पॉन्स दे सके, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है। ऑफकोर्स जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा 4 डिग्री होगा, वो भी बायोलॉजिकली एक्टिव होगा। एनसीईआरटी का लाइन क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स या सब यूनिट्स जब फोल्ड हो जाए तो वो फॉर्म करते हैं एक क्यूब या फिर प्लेट। मैं जो बोल रहा हूँ वर्ड्स याद रखना। जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स फोल्ड हो जाए, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो गया, ऐसे 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 फोल्ड हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो गया, तो एक चीज़ बनता है जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो एक प्रोटीन का आर्किटेक्चर होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब एक डेकोरम होता है, एक टाइप का, जैसे कह सकते हो शेप होता है, 3D शेप, ठीक है। तो आर्किटेक्चर होता है प्रोटीन का। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को सब जानते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होता है। ये बात पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम लोग को। देखो, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, और ये 2 बीटा है। ये बीटा सब यूनिट है, ये भी बीटा सब यूनिट है। 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं और एक अल्फा और एक ये वाला अल्फा, ठीक है। तो ये जो 4 सब यूनिट्स वाला होता है इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इसमें पॉरपायरिन रिंग्स होता है, आयरन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो इसका मैं बस एक रफ डायग्राम बनाया हूँ जितना से समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। उसका डिटेल डायग्राम हम देखेंगे वो वाले चैप्टर में, सर्कुलेशन वाला चैप्टर, ठीक है, CBS कार्डियोवास्कुलर। तो ये हो गया 4 सब यूनिट्स। तो हीमोग्लोबिन को हम ऐसे भी लिखते हैं, अल्फ़ा 2 बीटा 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जो फीटस होता है ना, फीटस मतलब समझ में आ रहा है ना, न्यूबॉर्न तो नहीं है, मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो है फीटल हीमोग्लोबिन उसमें होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन में बीटा सब यूनिट नहीं होता है, अल्फ़ा 2 गामा 2 होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होता है उसमें। तो ये सब बात की बात है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सब आई थिंक बता दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी का तो एग्जाम्पल है नहीं, सेकेंडरी का एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो लिख लो एग्जाम्पल्स ऑफ अल्फ़ा हेलिक्स। अल्फ़ा हेलिक्स का कुछ एग्जाम्पल्स है। अल्फ़ा हेलिक्स के कुछ जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है? केराटिन हेयर में प्रेजेंट रहता है, पता होगा। मायोसिन पता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ट्रोपोमायोसिन क्या है पता है? नहीं पता तो देखो, यहाँ पे एक होता है जिसको हम कहते हैं जी एक्टिन, ठीक है, छोटा सा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो मिल के बनाता है
एफ एक्टिन, ठीक है। एफ एक्टिन के ऊपर ऊपर ऐसे एक रोप लाइक प्रोटीन रन करता है जिसको हम कहते हैं ट्रोफोमायोसिन, ट्रोफोमायोसिन, ठीक है। और ट्रोफोमायोसिन क्या करता है, जी एक्टिन के एक्टिव साइट्स को कवर करके रखता है। तो जब एक्टिव साइट्स कैल्शियम बाइंड करने की वजह से जब एक्टिव साइट्स रिलीज़ हो जाता है, मतलब एक्सपोज हो जाते हैं, तो मायोसिन का जो हेड है, जो हेड ऑफ मायोसिन है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला चैप्टर में मैं थोड़ा टेंड कर रहा हूँ, ये जो मायोसिन का हेड है ये जाके बाइंड कर जाता है जी एक्टिन से, फिर ऐसा एटीपी का बाइंड होता है, फिर पावर स्ट्रोक होता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये पूरा एक 2 घंटे का लेक्चर है, तो यहाँ पे मैंने बस एक रिवीजन टाइप का कर दिया। जो लोग पढ़ चुके हो, जो लोग नहीं पढ़े हो इग्नोर करो, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम कुछ देखते हैं बॉन्ड्स, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक दिया है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है बस देख लो, यहाँ पे बस हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर लेते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर लेते हैं हम। तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब क्या है, सिंपली डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब है कि जब ये सिंथेसाइज होगा ना तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मैंने क्या बोला, जब ये सिंथेसाइज होगा -H2O कर लेना। कैसे बना देखो, यहाँ पे एक प्रोटीन ले लेते हैं, कार्बन COOH NH2 मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एक R ग्रुप, कुछ भी हो सकता है R ग्रुप की जगह पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब दूसरा अमीनो एसिड लेते हैं, ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड हम ले लिए, ऐसे लिखते हैं उसको CrHCOOH, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने। COOH को ब्रेक कर सकते हैं केमिस्ट्री वाले, समझ में आ रहा होगा। NH2, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना H2O, ये हो जाएगा रिलीज। तो -H2O हो गया ना, -H2O, तो क्या बना देखो, COOH CrH NHCO CrH NH2। ये जो बॉन्ड है NH वाला, ये जो बॉन्ड है इसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो कोई कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी दिख जाता है कि 3 पॉलीपेप्टाइड्स लिंक होना चाहते हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड्स लिंक होना चाहते हैं, ठीक है। तीनों पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब एक पॉलीपेप्टाइड का जो वेट है, एक पॉलीपेप्टाइड का जो वेट है वो है मान लेते हैं हम 150 डाल्टन, ठीक है। 150 डाल्टन तो बहुत कम हो गया, ठीक है। 150 ग्राम वेट या ऐसा कुछ, तो ग्राम वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, कुछ भी मान लो, जैसे 900 डाल्टन मान लो, ठीक है। 900 डाल्टन मान लो एक का। तो पूछा जाता है जब प्रोटीन बनेगा, जब प्रोटीन बनेगा 3 पॉलीपेप्टाइड के लिंक से, तो उसका वेट कितना होगा। अब कन्फ्यूज़न हम में होता है, क्या होता है कि हम क्या करते हैं 900 × 3, ये गलत है। जब नोट करोगे 900 × 3 लिखना और काट देना। क्यों गलत है, क्योंकि 3 पॉलीपेप्टाइड लिंक होना चाहते हैं और उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड जब लिंक होंगे, एक यहाँ PP1 PP2 PP3, ये दोनों जब लिंक होंगे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा -H2O, ये दोनों जब लिंक होंगे -H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, तो इससे -36 करना ही पड़ेगा ना। -36 जब करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना थोड़ा अच्छे से, ठीक है।
तो ये वाला हो गया पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। तो हमने प्रोटीन पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, अमीनो एसिड हमने देख लिया है, ठीक है। प्रोटीन के बाहर इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं। अब हम चलते थोड़ा पॉलीसैकेराइड्स पढ़ लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के बाद हम क्या करेंगे, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का पार्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में मैंने थोड़ा सीक्वेंस अभी चेंज किया है और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से है। तो फिर से एनसीईआरटी पढ़ना, जैसा मैं कहता हूँ हर रोज़, ठीक है, फिर से पढ़ना। पॉलीसैकेराइड्स को हम ग्लाइकैन्स भी कहते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं फेलिंग्स, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं टॉलेंस। तो ये सब फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस सॉल्यूशन, इसको ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। ये सब नहीं समझ में आ रहा है, बस याद रख लो, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ग्लाइकैन्स है, नॉन रिड्यूसिंग है और स्वीट भी नहीं है ज़्यादा, मतलब नॉट स्वीट ऐसा लिख सकते हो। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स तक स्वीटनेस रहता है। पॉलीसैकेराइड्स जब आया तब स्वीट नहीं रहते हैं, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड्स है ना, ये सब रिड्यूसिंग है, ऑल रिड्यूसिंग, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स सारे के सारे रिड्यूसिंग है। डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से रिड्यूसिंग है देखो, 4 डाइसैकेराइड्स इंपॉर्टेंट वाला है, माला सूत्र, ठीक है। माला सूत्र याद रखना, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रेलोज, ठीक है। माल्टोज हमें पता होगा सैलिवरी एमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, तो माल्टोज में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं, ये हमें पता है पहले से। सुक्रोज जो है ठीक है, केन शुगर, इन्वर्ट शुगर, कुछ भी कह सकते हैं। ट्रहेलोज जो होता है वो हेमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट रहता है। हेमोलिम्फ मतलब इंसेक्ट का बॉडी, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ब्लड नहीं होता है, उसमें हीमोलिम्फ होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी फंक्शंस वही परफॉर्म करता है। तो ट्रहेलोज जो है वो इंसेक्ट्स में, ऐसे सोच लो, इंसेक्ट्स या एर्थ्रोपॉड्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो माल्टोज और लैक्टोज जो है ना, ये दोनों है रिड्यूसिंग, और सुक्रोज और ट्रहेलोज नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स सारे के सारे रिड्यूसिंग, डाइसैकेराइड, माल्टोज, लैक्टोज रिड्यूसिंग, पॉलीसैकेराइड सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग और नॉन स्वीट। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया। तो पॉलीसैकेराइड एक्चुअली है क्या? पॉलीसैकेराइड है एक शुगर का लॉन्ग चेन, ठीक है। तो ये है चेन ऑफ शुगर्स को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। कुछ जो पॉलीमर्स होता है वो हेट्रोपॉलीमर है, कुछ होमोपॉलीमर है, ठीक है। तो हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। पहला हम ले लेते हैं सेलुलोज के बारे में हम जितना जाने उतना अच्छा है, मतलब सेलुलोज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है, मतलब इसमें सारे के सारे यूनिट सेम है। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है। अब क्वेश्चन आएगा किसका होमोपॉलीमर है? ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? अब ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है और इसका होमोपॉलीमर है सेलुलोज, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ेंगे तो बनेगा सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज हो गया। सेलुलोज जो है, ठीक है, होमोपॉलीमर है। और सेलुलोज के बारे में और ज़्यादा क्या बताऊँ, ठीक है। हाँ, और एक फैक्ट है कि ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट किंगडम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नोट करना, तो कौन सा है वो? सेलुलोज है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टार्च।
उसके बाद हम आ जाते हैं स्टार्च के ऊपर। स्टार्च क्या है, देखो स्टार्च जो है वो एक स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है प्लांट टिश्यूज़ में। मैंने पहले ही बताया है, तो प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, वो कौन से फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो आयोडीन वाला एक्सपेरिमेंट कुछ याद आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो स्टार्च चाहिए, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये भी है, उसका ही वेरिएंट है, मतलब सेलुलोज का ही वेरिएंट है स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च का एनालॉजी क्या है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट है। स्टार्च जो किस में प्रेजेंट है, स्टार्च है प्लांट्स में। एनिमल्स में उसके लिए क्या है, एनिमल्स में उसके लिए ग्लाइकोजन, मैंने वहाँ पे बताया था। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन को कहते हैं एनिमल स्टार्च, ठीक है। एनिमल स्टार्च कौन सा है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। हाँ, तो स्टार्च में क्या है, एक्चुअली स्टार्च में क्रेवाइसेस होते हैं कुछ, मतलब ये जो स्टार्च है ना, ये सेकेंडरी हेलिक्स फॉर्म करता है, ये सेकेंडरी हेलिक्स फॉर्म करता है। तो सेकेंडरी हेलिक्स फॉर्म करता है, तो जो गैप्स होते हैं, जो गैप होता है उसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। सिंपली बता रहा हूँ, वो आयोडीन वाला एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। आयोडीन मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, तो स्टार्च जो होता है यदि प्रेजेंट रहता है तो वो ब्लू ब्लैक या ब्लूइश टिंट दे देता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक टिंट दे देता है। सेलुलोज जो है वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेलुलोज जो है कैंट होल्ड I2, ठीक है। सेलुलोज कॉम्प्लेक्स हेलिक्स बनाता नहीं है, इसलिए I2 होल्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लाइकोजन है वो भी, उसमें भी ऐसा गैप्स प्रेजेंट रहता है, और यदि वो I2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो वो एक रेड कलर देता है, ठीक है। तो यदि रेड कलर दे दिया तो ग्लाइकोजन है बोल के जान जाना। हो गया। तो ये सब हो गया हमारा डिस्कशन जो पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर। सेलुलोज के बारे में मैंने बता दिया है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, हम जानते हैं, पहले से सेल चैप्टर पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े बता देता हूँ कि जो प्लांट सेल का वॉल होता है, प्लांट सेल वॉल, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से प्लांट सेल वॉल बना रहता है, और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और फंगल सेल वॉल्स में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनांस, ये सब भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये सेल चैप्टर की बात हो गई। और जो प्लांट पल्प है, मतलब पेपर जो बनता है, पेपर में भी क्या प्रेजेंट रहता है, सेलुलोज प्रेजेंट रहता है ना। तो ऊड का जो पल्प होता है उसमें, उससे जो पेपर बनता है वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। और सेलुलोज जो है वो मॉडिफाइड शुगर्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। ये बात थोड़ा याद रखना कि सेलुलोज जो है, सेलुलोज से मॉडिफाई होके, सेलुलोज से मॉडिफाई होके क्या बनता है, सेलुलोज से मॉडिफाई होके बनता है कुछ मॉडिफाइड शुगर्स, जैसे कि ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लाइकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लाइकोजामीन। पहले क्या होता था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आता था, तो इसको हम पढ़ाते थे NAG, NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, ठीक है। ये नाग और नाम, ये बैक्टीरिया में सेल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये सब क्वेश्चन पहले आता था, ठीक है। अब हम बस बताते हैं कि सेलुलोज मॉडिफाई होके, ठीक है, उसका मॉडिफाई होके कुछ शुगर्स बनता है जो ये सब नाम के होते हैं, ये सब क्या है, मॉडिफाइड शुगर्स, ठीक है। और एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं काइटिन आर्थ्रोपॉड्स का जो सेल ऊपर का जो लेयर होता है, आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। तो उनमें एक हार्ड कवरिंग होता है जो कि काइटिन का बना होता है, ठीक है। स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स में काइटिन प्रेजेंट रहता है। काइटिन और कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स में प्रेजेंट रहता है। और कहाँ काइटिन प्रेजेंट रहता है, तो और प्रेजेंट रहता है हमारा फंगल सेल वॉल में भी काइटिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये सब हो गया,
तो मोस्टली क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स और मोस्टली होमोपॉलीमर्स। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स है वो मोस्टली होमोपॉलीमर्स है। कुछ हेट्रोपॉलीमर्स भी होते हैं। हेट्रोपॉलीमर्स का एग्जांपल लिखो, हेट्रोपॉलीमर्स भी कुछ होते हैं। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी हेट्रोपॉलीमर्स, वरना पढ़ाया जा सकता है और भी डिटेल में। ठीक है, हेट्रोपॉलीमर्स में एक होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो, उसको हम कहते हैं एनिमल सीमेंट, उसको हम कहते हैं एनिमल सीमेंट। ठीक है, एनिमल सीमेंट यानी मतलब एनिमल में जो सेल वॉल बनता है ना, मतलब सेल वॉल तो नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन जो बनता है या फिर जो सेल्स होते हैं उसमें हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा। दूसरा होता है हेपेरिन। हेपेरिन का नाम हम सुनते ही रहते हैं। हेपेरिन एक एंटी कोआगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट है। ठीक है, हेपेरिन एक एंटी कोएगुलेंट होता है। दूसरा है पेक्टिन। अब काइटिन और पेक्टिन में कंफ्यूज मत करना, पेक्टिन एक होता है। ठीक है, पेक्टिन को हम कहते हैं प्लांट सीमेंट। जैसे हाइलुरोनिक एसिड एनिमल सीमेंट है, पेक्टिन वैसे ही प्लांट सीमेंट है। प्लांट सेल्स में पेक्टिन कंटेंट रहता है। ठीक है, मतलब जैसे सेल प्लांट का सेल वॉल होता है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमिला। ये जो मिडिल लैमिला होता है ना सेल वॉल में, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिली, ये बनता है पेक्टिन से। हम पढ़ते हैं ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, कुछ याद आ रहा होगा तो। ठीक है, तो ये प्लांट सीमेंट हो गया। हेमीसेलुलोज मैंने बता दिया था, हेमीसेलुलोज भी होगा हेट्रोपॉलीमर में, हेमीसेलुलोज। तो हेमीसेलुलोज कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल वॉल में, प्लांट सेल वॉल में। ठीक है, तो इतना चीज़ यदि हमें याद है पॉलीसैकेराइड्स के रिलेटेड, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है। और पॉलीसैकेराइड्स में हाँ, बॉन्ड की बात कर लेते हैं थोड़ा। पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड्स है, मतलब मोनोसैकेराइड्स मिल के बनते हैं ना पॉलीसैकेराइड, तो जो मोनोसैकेराइड, ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, ये तीसरा मोनोसैकेराइड है, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो इनमें जो बॉन्ड रहता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी जो है वो डिहाइड्रेशन से ही बनता है। एनसीईआरटी बस इतना लिखता है, -H2O और -H2O होके ही बनता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, मोनोसैकेराइड का एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच में लिंक होके ये ग्लाइकोसाइडिक मतलब बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स के बीच का। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में बात हो गई, और पॉलीसैकेराइड्स भी अभी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के बाद हम कल करेंगे, फिर डायनामिक स्टेट है और लिविंग स्टेट है, और एक टॉपिक जो मेजर टॉपिक है एंजाइम्स। ठीक है, तो ये सब कल ख़त्म हो जाएगा। तो आज बस न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो यदि न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो हमने देखा था तब कि प्यूरिन्स क्या थे, पायरिमिडीन्स क्या थे, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, तो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। राइट, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसिस में कौन कौन से टाइप होते हैं,
एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स, दूसरे को हम कहते हैं पिरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन्स में क्या क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडीन्स में साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। ठीक है, कल इतना तक पढ़े थे। हाँ, तो ये सब हम देख लिए थे तब कल के लेक्चर में। ठीक है, आज उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो शुगर जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, वो एक राइबोस शुगर होता है या फिर डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। देखो शुगर में कौन कौन सा कंपोनेंट हमने देखा, एक तो है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेसिस, तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो जो शुगर होता है वो आइदर एक राइबोस शुगर होता है, या तो वो एक राइबोस शुगर हो, या तो वो एक डीऑक्सी राइबोस शुगर हो, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, या तो एक राइबोस शुगर हो या फिर डीऑक्सी राइबोस शुगर हो। ठीक है, तो राइबोस शुगर किस में प्रेजेंट रहता है, राइबोस शुगर प्रेजेंट रहता है आरएनए में, राइबोस शुगर प्रेजेंट रहता है आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट रहता है डीएनए में। ठीक है, तो राइबोस शुगर के यदि मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ, देखो ऐसा ऐसा कुछ होगा, ऐसे यहाँ पे हो सकता है CH2OH, यहाँ पे HOH, HOH, HOH। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक राइबोस शुगर का एग्जाम्पल है, ये राइबोस शुगर का। डीऑक्सीराइबोस शुगर में ये वाले पोजीशन का जो O है वो नहीं रहता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर में ये वाला पोजीशन का O नहीं रहता है, बस इतना डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया। तो यदि राइबोस शुगर प्रेजेंट रहेगा वो क्या है, आरएनए है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट रहेगा तो डीएनए है, क्योंकि आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए और आरएनए के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड्स के बाद जो नेचर ऑफ बॉन्ड, तो ये वाला कल कर लेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट्स था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।